हरे कृष्णा। जीएसटी में बताओ क्या पढ़ रहे थे? वैल्यूएशन पढ़ रहे थे। वैल्यूएशन में भी वैल्यूएशन के रूल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रूल 32 पढ़ रहे थे। और 32 में आई थिंक रूल सब रूल 3 से पढ़ना था यहां से ना। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई पॉइंट ऐसा जो कम समझ में आया? आ गया सब कुछ? चलिए, तो आज अपने लोग यहां से शुरू करने जा रहे हैं। सर, सब रूल 3 में क्या लिखा है पहले मैं आपको चलिए समझा देता हूं। आप लोग कई बार अगर कहीं घूमने जाते हैं बाई एयर, तो एयर से जाते हैं तो आप टिकट कराते हैं उसकी। अब आज की तारीख में एयर के टिकट कराने के लिए या तो आप किसी एजेंट के पास जा सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई घर के एजेंट है या आपके कोई जानने वाला है उससे करा सकते हैं, या और भी बहुत से एजेंट है जो ऑनलाइन है, जैसे एमएमटी, मेक माई ट्रिप हो गया, गो इबो आईबीबो हो गया, और भी बहुत सारे आई थिंक। अब जब आप इनमें टिकट कराते हैं तो ये आपको एक प्राइस बताते हैं। लेट्स से आपको जाना है कानपुर से और दिल्ली, मान लो सपोज करो 10,000 रुपए की फ्लाइट है, तो ये आपसे कैसे बताते हैं कि 10,000 रुपए की फ्लाइट है प्लस 200 रुपए का कमीशन हमारा, 10,200 देने। ऐसे नहीं बताते, ये लोग आपको डायरेक्टली कोड करते हैं 10,200। तो क्या ये लोग चैरिटी कर रहे हैं? मेक माई ट्रिप वगैरह जितने भी हैं या जितने भी एजेंट्स हैं, इनके भी तो बिजनेस है, इनको भी तो पैसा कमाना है। अब ये कैसे कमा रहे हैं? ये करते क्या है, ये एयरलाइन कंपनी से कमीशन लेते हैं। आपसे जैसे 10,500 रुपए हुए तो वो पूरे चले गए एयरलाइन कंपनी के पास, फिर एयरलाइन कंपनी इनको कमीशन देती है जितना भी इनका फिक्स परसेंटेज है। तो लेट से 500 रुपए का कमीशन अगर इनका है तो उसमें से 500 रुपए कमीशन इनको दे दिया जाता है। अब बात आती है साहब कि जो कमीशन का पार्ट है उस पर भी जीएसटी लगना है कि नहीं लगना है? तो वो कैलकुलेट कैसे हो, क्योंकि कमीशन का पार्ट आमतौर पे अलग से बताया नहीं जा रहा, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए ये सब रूल 3 बताता है। आओ जरा ध्यान से देखते हैं क्या लिखा था। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एजेंट आपको क्या देता है? गुड्स देता है कि सर्विस दे रहा है? सर्विस, टिकट करा के दे रहा है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू कौन सी सर्विस? बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर ट्रेवल बाई, क्या लिखा है? केवल एयर, प्रोवाइडेड बाई एन एयर ट्रेवल एजेंट। कह रहा है जो एयर ट्रेवल एजेंट आपको सर्विस दे रहा है टिकट बुक करा करके, उसकी वैल्यू सर कितनी होगी? shall be deemed to be an amount calculated at the rate of 5% of the basic fare। यानी उस टिकट में जो बेसिक फेयर है उसकी 5% हम मान लेंगे एजेंट के लिए वैल्यू है। एजेंट का कमीशन एक मान लीजिए, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई 5%। जीएसटी 5% नहीं आया, फिर उस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लेट्स से फॉर एग्जांपल बेसिक फेयर है 10,000 रुपए, तो उसका 5% यानी 500 रुपए कमीशन हुआ। उस 500 पे आपको जीएसटी देना, लेकिन 5% डोमेस्टिक बुकिंग पे। अगर आप बाहर जा रहे हैं, इंटरनेशनल बुकिंग है, तो 10%। पढ़ के देखते हैं। लिखा है शेल बी डीम टू बी एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू या कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग एंड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग ऑफ पैसेज फॉर ट्रेवल बाई एयर। यानी सर इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें केवल इतना याद रखना है कि जो भी एयर टिकट एजेंट करा रहे हैं उन एजेंट के लिए वैल्यू निकालने के लिए लॉ मेकर ने कह रखा है कि या तो आप अलग अलग बता रहे होते, यहां समझिए, या तो आप बता रहे होते कि साहब इतनी टिकट का इतना हम कमीशन का ले रहे हैं, तो अलग अलग बता रहे होते तो जो कमीशन का पार्ट है वो वैल्यू हो जाता, तो रूल 32 में जाना ही नहीं पड़ता, ऊपर आपने देखा उसी के हिसाब से काम हो जाता, ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाती। लेकिन ये लोग अलग अलग नहीं बताते, मार्केट में सिस्टम है ही नहीं सा। क्योंकि मार्केट में ना सिस्टम में अगर अलग अलग बताने लग जाएंगे ना, तो हम लोग जब बुक कराने बैठेंगे हम लोग अच्छा इतना कमीशन इसका है, फिर अपने को खलेगी। छुपा के ले लो तो दे देते हैं हम लोग को पता ही नहीं चल पाता कि हमने जो टिकट कराई उसमें कितना कमीशन किसका है, हमको क्या पता। तो कह रहे हैं साहब फिर ऐसे में कमीशन वो कितना निकाले, उस पर कैसे जीएसटी कैलकुलेट करे? तो डोमेस्टिक बुकिंग तो बेसिक फेयर का 5%, इंटरनेशनल बुकिंग तो बेसिक फेयर का 10%। सर ये बेसिक फेयर क्या होता है? बेसिक फेयर लॉ मेकर कह रहे हैं हम उस फेयर को कह रहे हैं जिस फेयर पे एयरलाइन कंपनी एजेंट को कमीशन पे करती है। जिस फेयर पे कमीशन वो पे करते हैं वो हमारे लिए बेसिक फेयर। हमें तो एग्जाम में अगर पूछेगा तो बेसिक फेयर दे देगा, हम बस उसका 5% निकाल लेंगे, और अगर इंटरनेशनल बुकिंग है तो फिर 10% निकालेंगे। नोट देखिएगा, लिखा है बेसिक फेयर का मतलब लिखा है बेसिक फेयर मींस दैट पार्ट ऑफ द एयर फेयर का वो पार्ट ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रेवल एजेंट। कौन देता है? हम लोग नहीं दे रहे भाई, एयरलाइन। समझ गए आप? कोई डाउट? अगला क्या है? अगला है आपका कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं
तो क्या होगा? कभी आपने लाइफ इंश्योरेंस सुना है? अच्छा, किसी ने अपना यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं कराया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस? नहीं कराया, ठीक है। अभी सर हमारी कोई अर्निंग नहीं है, तो हमारे ऊपर एक तरीके से कोई डिपेंडेंट नहीं है सर, तो अभी लाइफ इंश्योरेंस कराने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल ठीक है। और सर भविष्य में हम अर्निंग करेंगे तो हम करा लेंगे। थोड़ा जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जाहिर सी बात है, लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके की बेसिकली जो रिस्क है, जो डर है, उसको कवर करता है। अब जरा समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस जो मार्केट में पॉलिसीज होती है। देखिए मार्केट में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए, LIC का ले सकते हैं, या बहुत सारे प्राइवेट भी बैठे हुए हैं, है ना। आप किसी का भी ले सकते हैं, तो वो तो आपकी मर्जी है। हम लोग उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं ताकि हमको ये पोर्शन समझ में। मार्केट में जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो ब्रॉडली दो तरीके की होती हैं। ब्रॉडली दो तरीके की होती है। एक होता है टर्म प्लान और एक होती है एंडाउमेंट पॉलिसी। ब्रॉडली ये दो होते हैं। बाकी तो वो लोग लाइफ इंश्योरेंस वाले उसी के अंदर 100 स्कीम बना देंगे, वो एक अलग बात है कि इसमें इतना प्रीमियम दोगे तो ये होगा, इसमें ये करोगे तो वो होगा। लेकिन ब्रॉडली अगर हम ओवरऑल समझते हैं तो दो तरीके की पॉलिसीज चलती हैं, एक टर्म प्लान, एक एंडाउमेंट पॉलिसी। दोनों में अंतर क्या होता है आपको बेसिक बताऊं। टर्म प्लान क्या होता है? टर्म प्लान में केवल रिस्क कवर होती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी का टर्म प्लान ले लिया 1 करोड़ का, किसी ने मान लो मिस्टर एक्स ने ले लिया 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लिया, और मान लो उसका 25,000 का प्रीमियम आया, 25,000 साल का प्रीमियम है, तो वो हर साल 25,000 रुपए प्रीमियम देता जाएगा। और अगर मिस्टर एक्स को कुछ हो जाता है, जितने टाइम की वो पॉलिसी है, लेट से वो पॉलिसी है अगले 40 साल की, तो अगले 40 साल में अगर मिस्टर एक्स को कुछ हो जाता है तो कंपनी 1 करोड़ रुपए मिस्टर एक्स का जो भी नॉमिनी है उसको दे देगी। ठीक, लेकिन अगर 40 साल पूरे हो गए, जो भी उस लाइफ थी, मतलब जो इंश्योरेंस का पीरियड था, आप देते जा रहे थे और वो पीरियड पूरा हो गया, तो कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। ये होता है टर्म प्लान। तो टर्म प्लान में केवल रिस्क कवर्ड होती है, तो आप जो प्रीमियम दे रहे हैं दैट इज टोटली ऑफ रिस्क। हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर जनसंख्या को ये प्लान कम डाइजेस्ट होता है, वो कहते हैं साहब हम पैसा भी दे रहे हैं, हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो दूसरी पॉलिसी ज्यादा चलती है। दूसरी पॉलिसी थी एंडाउमेंट पॉलिसी। वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे आपको 1 करोड़ का अगर लेना है तो उसका प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम से ज्यादा आएगा। जैसे मान लीजिए उसका 25,000 है तो उसका लेट से 45-50,000 जो भी आएगा, तो लेट से आपने 45,000 का प्रीमियम पे आपने एंडाउमेंट पॉलिसी ले ली 1 करोड़ की, तो आप 45,000 देते जा रहे हैं। जब मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी पे आप भले ही वो जो सम जिसने अपने नाम लिया था, जो इंश्योर्ड पर्सन था, वो नहीं भी मरेगा तो कंपनी जो मैच्योरिटी वैल्यू है जो भी उसने डिसाइड करी वो देगी, और अगर मर गया तो नॉमिनी को 1 करोड़ देगी। ये बात समझ में आई? यानी एक तरीके से जो दूसरी पॉलिसी है एंडाउमेंट पॉलिसी, उसमें जो कंपनी हमसे प्रीमियम लेती है वो दो तरीके की चीजों का प्रीमियम लेती है। जाहिर सी बात है, एक प्रीमियम वो हमसे ले रही है जो रिस्क के लिए ले रही होगी, और एक प्रीमियम ले रही है जो वो कहीं पे खुद इन्वेस्ट करेगी, तब तो हमको फ्यूचर में रिटर्न देगी। और जो टर्म पॉलिसी होती है उसमें केवल वो जो प्रीमियम लेती है वो रिस्क के लिए लेती है। कौन से के लिए लेती है? अगर एज अ प्रोफेशनल मेरी मैं कैलकुलेट करता हूं तो टर्म प्लान बेटर होता है, बट इंडियंस को नहीं समझ में आता। इंडियंस कहते हैं एंडोमेंट पॉलिसी बेटर है, बट रीजन मैं आपको बताऊं, एंडोमेंट पॉलिसी में आपका प्रीमियम बढ़ा, उसी से तो इन्वेस्टमेंट हो रही, उस पर अगर रिटर्न निकालते हैं यील्ड तो कई बार 5-6% की गलती है, तो उससे बढ़िया आप एक टर्म प्लान लीजिए, जो एक्स्ट्रा उसको कहीं पे और डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल दिया कहीं, वो अपनी सबकी अपनी बेसिक प्रेफरेंसेस है। ठीक है, तो दो तरीके की पॉलिसीज मार्केट में चलती हैं। अब सवाल आता है साहब जीएसटी कैसे निकलेगा भाई इस प्रीमियम पे? पहले ना जैसे लाइफ इंश्योरेंस पहले होता था तो सर्विस टैक्स उस पर नहीं लगा करता था, LIC वगैरह में जब लोग प्रीमियम जमा करते थे या किसी का भी, तो उस पर सर्विस टैक्स एग्जेम्प्ट था, बट अब जीएसटी के दायरे में जीएसटी लगता है। तो जीएसटी कैसे निकलेगा? देखो, जब हम लोगों ने जीएसटी बिल्कुल शुरू किया था तो हम लोगों ने समझा था कि गुड्स और सिक्योरिटीज, सॉरी, मनी और सिक्योरिटीज ना गुड्स हैं ना सर्विसेज हैं। यानी दैट मींस अगर हम जैसे बैंक में एफडी कराते हैं तो उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं आती। सेम तरीके से आते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में। एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जिसमें केवल टर्म प्लान है, यानी जिसमें हम प्रीमियम जो जमा कर रहे हैं वो केवल रिस्क के लिए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। वो केवल क्या कवर कर रहा है? रिस्क कवर कर रहा है। तो उस रिस्क जो कवर कर रहा है वो तो पूरा प्रीमियम वैल्यू ऑफ सप्लाई है और उस पूरे पे जीएसटी लगेगा। लेकिन जहां पे हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, हमने एक पॉलिसी ली है एंडोमेंट पॉलिसी, दैट मींस वो हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं कंपनी क्या कर रही है, उसका एक हिस्सा कहीं पे इन्वेस्ट करती है और एक हिस्सा उसके रिस्क के लिए। आप समझे मेरी बात को?
तो लेट्स से जैसे हमसे वो 45,000 ले रही है, तो मान लीजिए 45,000 में से 25,000 टूवर्ड रिस्क के लिए और 20,000 टूवर्ड्स कहीं इन्वेस्ट कर रही है। अब साहब जो इन्वेस्ट के लिए ले रही है, इन्वेस्टमेंट, उस पर तो जीएसटी की बात ही नहीं है। जैसे बैंक में एफडी कराते हैं तो काहे का जीएसटी। हाँ, लेकिन वो प्रीमियम जो हमने टूवर्ड्स रिस्क के लिए दिया, उस पर जीएसटी की बात है। अंतर समझ रहे हो? अब साहब ये पता कैसे चलेगा कि साहब जो उन्होंने हमसे प्रीमियम लिया है 45,000, इसमें कितना रिस्क है के लिए कवर है और कितना इन्वेस्टमेंट के लिए? तो ये पता चलने का एक तरीका ये होता है कि ज्यादातर पॉलिसीज क्या करती हैं आज की तारीख में, ये पिक्चर्स क्लियर कर देती हैं। कुछ पॉलिसीज ये पिक्चर, मतलब अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें तो उसमें हो सकता है उसमें मेंशन हो कि इसका लेट्स से इतने % पैसा टुवर्ड्स रिस्क के लिए और इतने % पैसा टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अपन इंडियंस, अगेन आपने देखा होगा कई बार, कोई पॉलिसी लेता है किसी एजेंट के थ्रू, तो वो पेपर्स पढ़ने तक की जहमत नहीं उठाता। एजेंट बताता है ये यहाँ साइन होगा, यहाँ साइन होगा, यहाँ साइन होगा। और इवन ये मैं आपको अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा, पढ़े लिखे लोग मैंने देखे, इतना टाइम नहीं भैया, साइन करो साइन करो साइन करो। बाद में पता चलता है कि भैया आपने जो साइन किया था उसमें तो लिखी थी टर्म्स एंड कंडीशन कि इसके अंदर ये चीज सुसाइड कवर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना? तो लेकिन इंसान, खैर कोई बात नहीं। तो अब बात आती है जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो वो आपको प्रीमियम आप जो जमा कर रहे हैं उसके लिए पूरा एक फाइल बनाएगी ना, आपको देगी ना कि इसमें क्या कवर्ड है। उसमें अगर मेंशन है कि इतना पैसा रिस्क के लिए है और इतना पैसा इंश्योरेंस के लिए, जो प्रीमियम हम जमा करें, इतना पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए है, रिस्क का पोर्शन अलग है, इन्वेस्टमेंट का पोर्शन अलग है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। टोटल प्रीमियम में हम इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम माइनस कर देंगे, तो कौन सा प्रीमियम बचेगा? रिस्क का प्रीमियम, उस पर जीएसटी पे करना है। यानी अभी तक मैंने आपको दो चीजें समझाई। पहला, एक ऐसी पॉलिसी जो केवल टर्म प्लान है, जिसमें केवल रिस्क के लिए ही है, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसमें तो पूरे के पे जीएसटी लगेगा। दूसरा मैंने आपको समझाया एंडोमेंट पॉलिसी, जिसमें थोड़ा रिस्क के लिए और थोड़ा इन्वेस्टमेंट, और उसमें पहला केस ये समझाया कि पॉलिसी ने, यानी जो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी, पॉलिसी का जो शेड्यूल बनाया हुआ है कि कितना वो रिस्क के लिए ले रही है प्रीमियम और कितना वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमसे प्रीमियम ले रही है। दूसरा केस हो सकता है कि हो सकता है उसने ये बात क्लियर ना कर रखी हो। इंश्योरेंस कंपनी ने, हमने एंडोमेंट पॉलिसी ली, 45,000 का प्रीमियम बना और हमने पॉलिसी शेड्यूल पढ़ा, नहीं लिखा। आईआरडीए ने कोई मैंडेटरी नहीं कर रखा कि आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं लिखा उसने। अब नहीं लिखा तो क्या करें? अब नहीं लिखा तो लॉ मेकर कहता है भैया फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं, हमको एजम्पशन माननी पड़ेगी। पूरे 45,000 पे तो नहीं लगा सकते, क्योंकि पूरा 45,000 केवल रिस्क का नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट का भी है, और बताया है नहीं तो करें क्या? तो हमने कहा साहब बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। कह रहे अगर नहीं अलग अलग पता है तो हमको ये बताओ, ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी थी कि मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी थी? हमने, सर ये क्या होता है सिंगल प्रीमियम और मल्टीपल प्रीमियम का मतलब क्या होता है? कह रहे देखो आजकल ना मार्केट में सिंगल प्रीमियम पॉलिसी का बड़ा चलन है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी का मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे को 1 करोड़ की पॉलिसी लेनी है, तो एक जो ट्रेडिशनल तरीका जो अभी भी चलता है, तो वो ट्रेडिशनल तरीका ये है कि हमने प्रीमियम डिसाइड कर लिया, लेट्स से 45,000 प्रीमियम, और हम हर साल 45,000 देते जाएंगे। देना बंद कर देंगे तो पॉलिसी खत्म हो जाएगी। हर साल 45,000 देते जाएंगे जब तक की टाइम है। दूसरा होता है कि मान लीजिए मेरे पास पैसा बहुत है, भगवान की दया से पैसा छन छन के आ ही रहा है, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से कहा, हमने कहा देखो भैया 1 करोड़ का हमें प्लान चाहिए, लेकिन है ना हमें तुम सिंगल प्रीमियम बता दो। सिंगल प्रीमियम मतलब आज हमको बता दो कितना देना, हर साल नहीं देंगे, एक बार में जो तुमको लगता है, वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह जो भी निकालता है उसका तरीका है, तुमको बता दो कितना प्रीमियम। तो उसने मान लो अपनी तरीके से कैलकुलेट किया कि सर आपको 1 करोड़ की पॉलिसी लेनी है अपने, तो 10 लाख रुपए आज दे दीजिए, सिंगल प्रीमियम से आपका 50 साल कवर्ड, आपको 50 साल, अगले 50 साल कुछ नहीं देना है, 50 साल आप कवर्ड रहेंगे। ये होता है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। समझ गए? हमने कहा अच्छा एंडोमेंट पॉलिसी जहां पे रिस्क भी कवर्ड है, इन्वेस्टमेंट भी कवर्ड है, अगर अलग अलग पोर्शन पता होता तो हम अलग अलग केवल रिस्क वाले पे लगाते। अलग अलग नहीं पता तो हमें ये चेक करना पड़ेगा वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी है। अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो जो प्रीमियम है उसका मात्र 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई है। यानी गवर्नमेंट ने बड़ी रियायत दी हुई है कि हम मान लेंगे कि 90% टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट रहा होगा, यानी इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, केवल 10%। याद रखिए जीएसटी नहीं आया, मतलब अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, हमने 10 लाख का प्रीमियम पे किया, हम बार बार बोल रहे हैं इसमें वैल्यू निकालनी है, सीख रहे हैं चैप्टर में, तो 10 लाख का प्रीमियम जमा किया, उसका 10% यानी 1 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू जीएसटी रेट, लेट्स से 18% का रेट है तो इनटू 18%। ठीक सर, अगर मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी होती, मल्टीपल प्रीमियम मतलब एक ही बार प्रीमियम देना कि हर साल? हर साल। मल्टीपल प्रीमियम अगर पॉलिसी होगी तो पहले साल का जो प्रीमियम होगा उसकी 25% टुवर्ड्स रिस्क माना जाएगा, यानी 25% वैल्यू होगी, जितना प्रीमियम उसका 25% वैल्यू ऑफ सप्लाई है, एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स का 12.5%।
पहले साल का टुवर्ड्स 25% एंड सब्सिक्वेंट ईयर का 12.5%। इससे ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, यानी रूल 32 का सब रूल 4 बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या कह रहा है। अगर टर्म प्लान है, जिसको टर्म प्लान का मतलब जहां पे पैसा आपसे लिया जा रहा है प्योरली केवल क्या कवर करने के लिए, रिस्क, इन्वेस्टमेंट है नहीं, प्योरली रिस्क कवर करने के लिए, तो पूरा का पूरा प्रीमियम 100% ऑफ द प्रीमियम इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। 15,000 का प्रीमियम दिया तो 15,000 इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा, अगर रिस्क के लिए भी है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी है और अलग अलग बताया हुआ है, यानी पॉलिसी शेड्यूल पढ़ के हम पूरी चीजें पढ़ करके उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, वो पढ़ के समझ पा रहे हैं कि इतने परसेंट यहां जाएगा, इतने परसेंट यहां जाएगा, तो करना क्या है, ग्रॉस प्रीमियम जो उसने हमसे चार्ज किया टोटल प्रीमियम, उसमें से कौन सा हटा दें, इन्वेस्टमेंट वाला हटा दें तो अपने आप कौन सा बच जाएगा, रिस्क वाला, वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगला कि एंडोमेंट पॉलिसी तो थी लेकिन उसने हमें अलग अलग नहीं बताया, और वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी थी तो प्रीमियम का 10%, और अगर वो मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी थी तो पहले साल के प्रीमियम का 25% और सब्सिक्वेंट ईयर का 12.5% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर हुई आपको बात? अब पढ़ के देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। यही बात यहां लिखी हुई है, पढ़िएगा, रीड करिए एक बार। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शैल बी। सर कैसे पढ़ा रहे हैं? देखो मैं ना अपनी तरीके से पढ़ा रहा हूं, मेरी तरीके से पढ़ना। कहां पढ़ा रहे हैं सर आप, क्या पढ़ा रहे हैं? सबसे पहले आप देखो तो नीचे एक प्रोवाइजो लिखा है, प्रोवाइडेड दैट, मिला? पहले इसको पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन सब रूल, इन दिस सब रूल जो ऊपर लिखा है, शैल अप्लाई where the entire premium paid by the policy holder is only towards रिस्क कवर इन लाइफ इंश्योरेंस। यानी अगर इंटायर प्रीमियम आपने जो दिया है वो केवल अगर रिस्क कवर के लिए, तो जो ऊपर लिखा है वो नहीं अप्लाई होगा। मतलब इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि अगर इंटायर प्रीमियम केवल रिस्क कवर के लिए, तो पूरा इंटायर प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा, इंटायर प्रीमियम वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, अब ऊपर पढ़ते हैं। ऊपर यानी अब ऊपर कौन सा पढ़ना है? एंडोमेंट पॉलिसी के 3 बातें। पहली बात कि अलग अलग उन्होंने बता रखा है कितना इन्वेस्टमेंट के लिए, कितना रिस्क के लिए, तो क्या करें सर, ए पॉइंट, ग्रॉस प्रीमियम चार्ज जो हुआ है आपसे पॉलिसी होल्डर से वो ले लीजिए, यानी टोटल प्रीमियम जो उसने लिया उसमें से रिड्यूस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग कुछ भी बोल लीजिए, वो आप माइनस कर देंगे तो आप बताओ अपने आप क्या बचेगा, रिस्क के लिए, और वही पॉइंट हो जाएगा, वही मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन वो माइनस कब करेंगे? इफ सच अमाउंट इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर पॉलिसी में शेड्यूल में लिखा है कि भाई इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, और अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बताना चाहती तो फिर क्या होगा? ए पॉइंट तो जा नहीं पाएंगे, फिर क्या होगा? या तो बी लगेगा या सी, बी और सी में कुछ है। बी कब लगेगा? अगर वो पॉलिसी कौन सी है? सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, यानी प्रीमियम एक बार देना। ऐसे में क्या होगा सर? अदर देन ए मतलब, अदर देन ए मतलब मान लो अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है लेकिन उसने बता रखा है कि इस 10 लाख में 6 लाख रुपए रिस्क का है और 4 लाख इन्वेस्टमेंट का है, तो बता रखा है तो फिर 10% नहीं, 6 लाख पूरा जो है रिस्क वाला जो है उस पर जीएसटी आपको जमा करना है। बताया नहीं है तब ये आ रहे हैं सिंगल प्रीमियम, मल्टीपल प्रीमियम। ठीक है, वो बताया नहीं और सिंगल प्रीमियम है तो क्या करें? सिंगल प्रीमियम का 10% जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। और सर इन ऑल अदर केसेस, सी पॉइंट क्या, इन ऑल अदर केसेस क्या होगा? ऊपर सिंगल प्रीमियम है तो ये कौन सा बचा? मल्टीपल प्रीमियम, यानी एक बार प्रीमियम नहीं, हर बार आपको प्रीमियम देना है। ऐसे केस में पहले साल के प्रीमियम का 25% और सब्सिक्वेंट प्रीमियम का 12.5%। पढ़ के देख लीजिए, 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द फर्स्ट ईयर एंड 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन सब्सिक्वेंट ईयर। बताओ कोई डाउट? भूलोगे तो नहीं एग्जाम तक? उम्मीद है कि शायद आप ना भूलें, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। क्या करना है फिर से एक बार बात करें। क्या अगर केवल रिस्क के लिए है तो पूरी की पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए हुई है वो इंश्योरेंस, तो ऐसे में अगर बताया है तो ग्रॉस प्रीमियम में इन्वेस्टमेंट वाला प्रीमियम हटा देंगे तो अपने आप जो बचेगा वो रिस्क वाला प्रीमियम और वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। और अगर कंपनी ने अलग अलग बाइफर्केशन नहीं बता रखा है और वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो प्रीमियम का 10% जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। और अगर वो मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी है तो पहले साल का जो प्रीमियम उसका 25% वैल्यू ऑफ सप्लाई है और सब्सिक्वेंट ईयर के प्रीमियम का, हर साल के प्रीमियम का 12.5% वैल्यू ऑफ सप्लाई है। चलें आगे, अगला पॉइंट कौन सा कवर्ड आता है? आइए जरा देखते हैं क्या अगला पॉइंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स है। जी बिल्कुल सर, ये क्या है? देखो अभी मैंने आपको लास्ट टाइम पे अगर याद हो तो आपको समझाया था कि ये सेकंड हैंड गुड्स की मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास पैसा है, लोग जैसे ही थोड़ी चीज पुरानी होती है बेच देते हैं।
नहीं खरीद लेते, जैसे आप लोग भी करते हैं। आप लोग अपने फोन का क्या खराब होने का इंतजार करते हैं? थोड़े टाइम चलाते हैं, उससे बोर हो जाते हैं, है ना? फिर क्या करते हैं इंसान, 1-2 साल 3 साल बाद वो चेंज करके नया ले आता है कि मार्केट में और नया टेक्नोलॉजी आ गया, जबकि चल वो भी रहा था। तो वो क्या होता है, तो वो आपसे, अगर आपने किसी को बेचा तो वो सेकंड हैंड डीलर क्या करता है, उसको आगे बेच देता है। अब इसमें बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया समझ लीजिए, उस सेकंड हैंड डीलर से हमें जीएसटी चाहिए, गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए सेकंड हैंड डीलर से। सेकंड हैंड डीलर ने किया क्या? सेकंड डीलर ने, लेट से मैंने अपना मोबाइल फोन पुराना उनको बेचा, मैंने अपना मोबाइल फोन पुराना उनको बेचा, और मान लीजिए आपको चाहिए था, आपने उनसे मोबाइल फोन खरीद लिया। अब सेकंड हैंड डीलर बीच में क्या जोड़ता है? अपना मार्जिन जोड़ता है। हमसे खरीदा लेट से पुराना फोन 10,000 में, और आपको बेच दिया लेट से 12,000 में। अपना कितना मार्जिन जोड़ा? 2,000 का। वो जो 2,000 रुपए का उसने प्रॉफिट जोड़ा, वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर जीएसटी लगेगा। सर पूरे पे क्यों नहीं लग रहा? उसने 12,000 का बेचा तो पूरे 12,000 पे जीएसटी वो क्यों नहीं पे कर रहा? पूरे 12,000 पे इसलिए नहीं पे कर रहा क्योंकि ये मोबाइल फोन जो है, इस पे ऑलरेडी जब ये नया मोबाइल फोन बिका था, मैंने आज नहीं तो कल कभी भी खरीदा था, जब भी नया खरीदा था तो ऑलरेडी जीएसटी लग चुका होगा। जब ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है और आज अगर पूरे पे लगा देंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, मैं जब अपना मोबाइल फोन, मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया, मैंने किसी खराब हो गया, ये मेरा मन नहीं है, जो भी है, मैंने उसको दे दिया सेकंड हैंड डीलर को। मैं जब उसको मोबाइल फोन देता हूं तो मैं थोड़ी ना टैक्स इनवॉइस काटता हूं, मेरा थोड़ी ना सेकंड हैंड डीलिंग का काम है। घर का सोफा खराब हो गया, आपने बेच दिया, और कारपेंटर ने क्या किया, सोफे को थोड़ा सा ठीक करके किसी और को चिपका दिया, तो मैंने थोड़ी ना उसको बिल काटा। मैंने बिल नहीं काटा, उसने मेरे को 10,000 रुपए दिए, मैंने बिल तो दिया नहीं, तो क्या उस पोर्शन पे उसको जीएसटी का आईटीसी मिल पाया होगा? आंसर इज नो। अब बात आती है, जब वो 12 का बेचेगा, अगर पूरे 12,000 पे जीएसटी लग जाए तो डबल टैक्सेशन हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने 50,000 का फोन खरीदा था तब जीएसटी गवर्नमेंट को दिया था, और वही फोन आज जब 12,000 का बिक रहा है फिर जीएसटी लग रहा है। तो गवर्नमेंट को तो चाहिए वैल्यू एडिशन पे। अब वैल्यू एडिशन के लिए या तो पीछे वाले का आईटीसी मिलता, आईटीसी मिल नहीं पाता, तो गवर्नमेंट ने कहा परेशान ना हो, ये सेकंड हैंड डीलर जो है उनके लिए सिंपल सा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। बट देयर इज अ कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन कि आपने उस पोर्शन पे आईटीसी बुक ना किया, वैसे भी नहीं मिलेगा, और लिख भी दिया कि बुक ना किया हो, तो आईटीसी आप बुक ना करें और आप सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस कर ले, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, हो सकता है कभी सेकेंड हैंड डीलर को नुकसान हो जाए। मान लो हमने मोबाइल फोन सेकेंड हैंड डीलर को बेचा और सेकेंड हैंड डीलर ने हमसे कहा कि 10,000 रुपए हम आपको देंगे, हमने धीमे से बेच दिया। अब उसमें से हमने क्या किया था, धीमे से अंदर से स्पीकर ही निकाल लिया था, उसको पता ही नहीं था। फिर वो आगे बेचने गया, आगे बिक ही नहीं पा रहा है, उसको मजबूरन बेचने पड़ा आगे 7,000 में। हो सकता है भाई व्यापार है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। यानी परचेज प्राइस ज्यादा था और सेल प्राइस कम है। अब क्या ऐसे में गवर्नमेंट आपको जीएसटी देगी? मोदी जी देंगे कि -3,000 रुपए हमसे ले लीजिए? गवर्नमेंट करिए अच्छा अच्छा ऐसा है तो आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई उस प्रोडक्ट की 0। अगर सेल प्राइस ज्यादा है, परचेज प्राइस कम है, तो पॉजिटिव फिगर आएगी, तो जो पॉजिटिव फिगर आई वो वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर नेगेटिव फिगर आएगी तो उसको नेगेटिव नहीं 0 बोलते हैं, हमें जीएसटी उस पे यानी गवर्नमेंट करी नहीं चाहिए। अब पढ़ के देखते हैं, वेयर आर टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन। कौन पर्सन प्रोवाइड कर रहा है सर? डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आप लोग नहीं कि आपका घर में सोफा पुराना हो गया, घर में मेड आई, आपने कहा खरीद लो, तुम्हें चाहिए भी था, और वो आपसे 5,000 में खरीद के चली गई, वो बेचने के लिए नहीं खरीद के गई, तो आप इस पे ट्रांजेक्शन पे क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं लग रहा है इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी? आपका सेकेंड हैंड डीलिंग का कोई काम तो है नहीं। दूसरा दूसरा आपका व्यापार तो है नहीं वो, है ना? काहे का जीएसटी? लेकिन आपने किसको बेचा? सेकेंड हैंड डीलर। यानी यहां बात किसकी कर रहे हैं? सेकेंड हैंड डीलर्स की बात कर रहे हैं। वेयर टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब कभी आपने सेकेंड हैंड सर्विसेज देखी है? सेकेंड हैंड सर्विसेज मार्केट में बिकती देखी है? वो नहीं होती, इसलिए गुड्स होता है केवल, सेकंड हैंड सर्विस तो होती नहीं, हमने नहीं देखी आज तक। ठीक है ना? सर्विस कैसे सेकंड हैंड हो सकती है? गुड्स हो सकते हैं केवल। ठीक है, यानी सेकंड हैंड गुड्स का मतलब यूज्ड गुड्स एज सच। सेकंड हैंड डीलर क्या कर रहा है? वो यूज्ड गुड्स को एज सच आगे बेच देता है, या आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग व्हिच डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द गुड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लोग समझते नहीं, स्किप कर जाते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए मेरी कार पुरानी हो गई थी, मैंने सेकंड हैंड डीलर को अपनी कार बेच दी। सेकेंड हैंड डीलर ने क्या किया? उस कार को बिल्कुल वो टार्जन की तरह नया कार बना दिया, बिल्कुल पेंट वेंट करके, और बिल्कुल उसमें नया इंजन, सब कुछ ऐसा कर दिया कि उसका कैरेक्टर ही चेंज हो गया। या मान लो मैंने उसको कार दी, उसने हेलीकॉप्टर बना दी, ऊपर पंखा लगा के फिर बेच रहा है। कह रहे हैं साहब आप जो सेकेंड हैंड डीलर हैं,
अब आप जो सामान बेच रहे हैं ये एज इट इज नहीं बेच रहे हैं, एज इट इज बेचते हैं या आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग। हमने सर माइनर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? माइनर प्रोसेसिंग का मतलब है कि मान लो मेरी कार में कहीं पे क्या कहते हैं थोड़ा डेंट था उसको सही कर दिया, कहीं पेंट टुकड़ा था वो सही कर दिया, थोड़ी बहुत चीजें कर दी, देखने में अच्छी लगी। सेकंड हैंड डीलर यही करते हैं, मार्केट में कार बेचते हैं तो आपको देखने में लगेगी यार कहीं स्क्रैच नहीं है, अब वो पहले ही पेंट करे बैठा होता है, ठीक है ना। तो उसने वो करके बेच रहा है तो हाँ वो माइनर प्रोसेसिंग है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। आप सेकंड हैंड डीलर है तो जितने का बेचा सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पे जीएसटी पे करिए। लेकिन आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज कर दी, आपने राकेश सावंत को लालू प्रसाद यादव बना दिया, कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दिया। आप समझ रहे, एसेंशियल चीज आपने चेंज कर दी, ऐसे में फिर तो वो नया है। फिर अगर आपने उसको कार को हेलीकॉप्टर बेच रहे हैं 1 लाख रुपए में, तो पूरे 1 लाख रुपए जितने का बिकेगा उस पर जीएसटी चाहिए सरकार को। तो कब सेकंड हैंड डीलर के लिए क्या बोल रहे हैं? दैट इज सेकंड हैंड गुड्स बेच रहा है, दैट इज यूज्ड गुड्स एज सच या आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग, जिससे उसका नेचर नहीं चेंज हो गया गुड्स का। हमने फ्रिज बेचा, उसने उसको सही करके अलमारी बना के बेच रहा है, तो अब वो अलमीरा में पूरे पे जीएसटी चाहिए, कैरेक्टर ही चेंज हो गया उस गुड्स का, ठीक है ना। एंड वेयर, साथ में कंडीशन एंड लिखा है, एंड वेयर नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स, आईटीसी अवेल नहीं किया है, ऐसे में क्या होगा सर? द वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be difference between selling price and purchase price, and where the value of such supply अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर जीरो। इट शैल बी इग्नोर्ड का मतलब समझ गया ना, जीरो। नेगेटिव मतलब से आप निकालेंगे क्या? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। पॉजिटिव आई तो जितनी पॉजिटिव आई उस पर जीएसटी पे करो, और नेगेटिव आई तो जीरो, जीएसटी मत पे करो, रहने दो। तो हर ट्रांजेक्शन के लिए करेगा? बिल्कुल हर ट्रांजेक्शन के लिए करना पड़ेगा। यहां तक आपको ये बात चली गई? हाँ, टायर वगैरह भी हो सकते हैं, बिल्कुल कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, बिल्कुल यही बोल रही ना आप, शायद कि कुछ और लिख रही थी आप। चलिए खैर ये तो हो गया भाई। सर इसी में एक प्रोविजो जुड़ा हुआ है, ये क्या है ये भी तो एक बार समझा दो सेकेंड हैंड के लिए। चलो मैं आपको प्रोविजो समझाता हूं, ये क्या है। आजकल ना आप सब समझते हो ईएमआई का जमाना है। पहले के लोग क्या करते थे? वो कहते थे जितनी चादर उतने पैर पसारो। सुना आपने ये डायलॉग? बड़ा कॉमन सा है। अब लोग पैर पसारते जाते हैं, चादरें नहीं खरीदते जाते हैं। यानी पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोगों को जैसे कुछ खरीदना होता था ना, तो पहले ना उसको बहुत टाइम तक उसके लिए पैसा जोड़ते थे, जोड़ते जाते थे। मान लो आपको नया घर पे टीवी खरीदना है, मार्केट पता क्या 20,000 का, तो 1 साल तक पैसे जोड़ते थे। जब 20,000 जुड़ जाते थे तब जाते थे लेने। अब आज की तारीख में आपको नया टीवी खरीदना है, जेब में 1 रुपया नहीं पड़ा है, मार्केट में जाता है इंसान ईएमआई में खरीद लेता है। खरीदता है कि नहीं? नई कार खरीदनी है, नई जॉब लगी, अभी 5 लाख की जॉब लगी, मार्केट में गया 15 लाख की होंडा सिटी खरीद ला, पैसा एक नहीं है घर में। आजकल आप देखो, मैं तो देखता हूँ, आपको बताऊं, आईफोन वगैरह, ऐसे ऐसे लोग भी रखे हुए हैं। हो सकता है आपके घर में जो मेड काम करने आती हो, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो हो सकता है वो आईफोन 15 लेकर के आ जाए। नहीं, वो नया लेकर के आ रहे हैं, लेकिन काहे में लेके आ रहे हैं? ईएमआई, कार खरीदनी ईएमआई पे खरीद लो। अब जरा समझते हैं, सपोज करो मान लो एक मिस्टर एक्स ने कार खरीदी ईएमआई पे। अब आप ईएमआई पे कार खरीदते हैं तो कार आपको तुरंत मिल जाती है कि जब आप पूरा लोन चुका देंगे आखिरी में तब मिलेगी? कार तुरंत मिल गई, आप कार को एंजॉय कर रहे हो, अपना चला रहे हो। अच्छा, जब तक आप ईएमआई कायदे से देते जाओगे तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने मान लो ईएमआई देना बंद कर दिया या 2-4 ईएमआई बाउंस हुई तो क्या होगा? तो वो रिकवरी करेंगे, पैसा लेंगे, और रिकवरी अगर आप पैसा नहीं देंगे, उसको चार्जेस लगाएंगे, पेनल्टी, वो सब भी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? आपकी कार उठा ले जाएंगे। अब कार उठा के वो क्या करेंगे? क्या वो खुद चलते होंगे? ऐसे तो कितनी कारें उठती हैं, है ना, वो ले जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? वो बेच देंगे उसको सेकेंड हैंड की तरह। उनका काम ही यही है। रिकवरी वाले क्या करते हैं? कार उठाते हैं और सेकेंड हैंड की तरह फिर बेच देंगे उसको कहीं पे। अब ऐसे में जरा समझिए, अगेन हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई पता करनी है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई का लॉ मेकर ने कॉन्सेप्ट तो ये बताया सेकंड हैंड गुड्स में, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अच्छा, सेल प्राइस पता है, आगे जितने का बेचेगा वो उसका है सेल प्राइस। सर परचेज प्राइस क्या होगा? क्यों? क्योंकि वो जा करके तो वहां से डिफॉल्टिंग बोरोवर से क्या करके लाया? डिफॉल्टिंग बोरोवर समझ रहे? जिसने बोरोवर ने जिसने डिफॉल्ट किया उससे वो कार छीन लाया, एक्वायर कर लाया, उठा लाया, खरीद के थोड़ी ना लाया वो। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपने हमारा लोन नहीं दिया तो वो डिफॉल्टिंग बोरोवर से ले आया। ऐसे में सर परचेज प्राइस क्या होगा? समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? फिर से समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी बंदे ने कोई भी चीज ईएमआई पे खरीदी, चाहे वो कार हो या कुछ भी हो, और
उसने ईएमआई नहीं पे करी और हुआ क्या, कंपनी ने क्या किया, आपसे वो चीज एक्वायर कर ली, छीन ली, और कंपनी उसी चीज को आगे बेच रही है एज अ सेकेंड हैंड गुड्स, किसी और को बेच रही है, किसी और को। तो एज अ सेकेंड हैंड गुड्स अगर बेचे जा रहे हैं तो फिर से सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट सेल प्राइस तो पता है जितने का बिकेगा, परचेज प्राइस क्या लें? एक तो परचेज प्राइस होता है कि मैंने पुराना फोन अपना बेच दिया 10,000 का, तो परचेज प्राइस उसके लिए सेकंड हैंड डीलर के लिए 10,000, उसने वो पुराना फोन आगे 12,000 का बेचा, तो सेल प्राइस 12,000, खरीदे के प्राइस 10,000, 12 माइनस 2,000 वैल्यू सप्लाई, उस पर जीएसटी पे करेगा। लेकिन इस केस में तो वो एक्वायर करके लाया, तो वो अपने लिए परचेज प्राइस क्या ले? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉ मेकर कह रहा है सर परचेज प्राइस ऐसे में निकालना पड़ेगा। हमने कैसे निकालेंगे? कह रहा सर जो डिफॉल्टिंग बोरोवर है उसने वो कार या जो भी गुड्स है, सिर्फ कार नहीं है, कार तो मैं एग्जांपल बोला, वो कार कितने की खरीदी थी? हमने कहा लेट्स से सर उसने वो कार खरीदी थी 10 लाख। कह रहा सर ठीक है। कह रहा सर ये बताओ उसने वो कार कब खरीदी थी? हमने कहा ये डेट है जब भी खरीदी हो। हमने कहा ये डेट है। तो कह रहा सर आप ये कार आगे कब बेच रहे हो? हमने कहा आज हम एक्वायर कर लाए, आज की डेट बताएं। कह रहे नहीं नहीं आज की डेट नहीं, आप ये कार आगे बेच कब रहे हो? हमने कहा इस डेट को बेच रहे हैं। कह रहा अच्छा उसने तब खरीदी, हमने जानबूझ के कोई डेट ही नहीं बोल रहा हूं आपके लिए, इसलिए उसने तब खरीदी आप आज बेच रहे हो। कह रहा सर ये जोड़ो इसमें कितने क्वार्टर हो जाते हैं, इस दौरान कितने क्वार्टर हो गए? एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। हमने कहा लेट से 4 क्वार्टर हो गए। कह रहा सर 5% हर क्वार्टर का माइनस होता है, तो 4 क्वार्टर का कितना हो गया? 20%। सर उसने कार कितने खरीदी थी? हमने कहा सर 10 लाख की। कह रहा 10 लाख का 20% निकाल के माइनस कर दो। 10 लाख का 20% 2 लाख, 2 लाख माइनस किया 8 लाख। कह रहा तुम्हारे लिए परचेज प्राइस 8 लाख है। अब तुम ये कार आगे जितने की बेचोगे वो सेल प्राइस, अगर सेल प्राइस हमारे 8.5 लाख, तो 8.5 लाख माइनस 8 लाख, 50,000 वैल्यू सप्लाई, उस पर जीएसटी पे करो। अगर कम की बेचते हो, सेल प्राइस कम है, मान लो सेल प्राइस तुम्हारे लिए आया 7 लाख, तो 7 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 0। आपने सब पढ़ा था अभी, अगर एक नेगेटिव आएगी तो इग्नोर करेंगे। तो हमने कहा फिर से एक बार, फिर से पूरी बात फिर से करते हैं। लॉ मेकर कह रहा है सिंपल सी बात है सर, हमें करना क्या है? हमने कहा बताओ सर क्या करना है? कह रहा सर जब भी डिफॉल्टिंग बोरोवर से गुड्स को रीपोजेस्ट किया जाएगा, वापस लिया जाएगा, तो जो सेकंड हैंड डीलर है वो अपने लिए परचेज प्राइस कैसे निकालेगा? क्योंकि सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस द वैल्यू ऑफ सप्लाई, परचेज प्राइस कैसे निकालेगा? वो करेगा क्या? वो देखेगा डिफॉल्टिंग बोरोवर ने कितने का खरीदा था, और डिफॉल्टिंग बोरोवर ने जब खरीदा होगा और सेकेंड हैंड डीलर जब वो गुड्स आगे बेच रहा है, वहां से वहां के क्वार्टर जोड़ेगा। लेट से वहां से वहां के क्वार्टर आ गए 5, पहले एग्जांपल लिया 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो 5 क्वार्टर, हर क्वार्टर का 5% माइनस होने, तो 5 क्वार्टर का 25%। और वो खरीदा कितने का था? हमने कहा मान लो सर उसने वो खरीदा था मात्र 10,000 रुपए का, जरूरी था ना, कार कुछ और खरीदा था 10,000 का। कह रहा अच्छा डिफॉल्टिंग बोरोवर ने 10,000 का खरीदा था, उसका 25% निकाल के माइनस कर दो। हमने 25%, 2500 हुआ, 7,500 बचा। 7,500 परचेज प्राइस है सेकेंड हैंड डीलर के लिए। फिर 70 वो जो आगे बेचेगा जितने की, वो सेलिंग प्राइस है। और नेगेटिव अगर तो 0 तो समझ में आ गया, क्लियर हुआ? अब पढ़ना ये प्रोवाइजो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोवाइडेड दैट परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स कौन से? रीपोजेस्ड। किससे रीपोजेस्ट करे? फ्रॉम ए डिफॉल्टिंग बोरोवर। कौन? वो डिफॉल्टिंग बोरोवर हु इज नॉट रजिस्टर्ड। का मतलब क्या समझा रहा है? दैट मींस आपने उस पे आईटीसी आईटीसी क्लेम नहीं किया, तो वो नॉर्मली यही होता है। कह रहा है क्यों सर उससे रीपोजेस, क्यों उससे छीन रहा है उस बेचारे से? फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ ए लोन, वो पैसा नहीं दे रहा था, या डेट जो लिए बैठा था लोन, शैल बी डीम्ड टू बी परचेज प्राइस। यहां से अंडरलाइन कर रहा है, ऐसे केस में सेकंड हैंड डीलर के लिए परचेज प्राइस हम कितना मानेंगे? शैल बी डीम्ड टू बी परचेज प्राइस ऑफ सच गुड्स बाई, जितने का परचेज प्राइस था डिफॉल्टिंग बोरोवर का, जितने का परचेज प्राइस ऑफ गुड्स था, किसका लिखा है? बाई दी डिफॉल्टिंग बोरोवर। कौन हुआ? जिसने डिफॉल्ट किया है। reduced by 5% points for every quarter or part thereof between the date of purchase and date of disposal by the person making such repossession। क्या बोल गए सर? नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। 5% points for every quarter or part thereof between the date of purchase, जब डिफॉल्टिंग बोरोवर ने खरीदा था वहां से लेके कहां तक के क्वार्टर निकालने? डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग सच रिपोजिशन। डेट ऑफ डिस्पोजल मींस डेट ऑफ सेल बाय द पर्सन मेकिंग सच रिपोजिशन मींस बाय द पर्सन कौन हुआ? बाय द सेकंड हैंड डीलर। डेट ऑफ सेल ऑफ सेकंड हैंड डीलर। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल अपने मन से एक डेटा ले रहा हूं, आपको समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एक कार खरीदी थी
और मान लेते हैं इन्होंने कार कब परचेज करी, कोई भी डेट मान लेते हैं। लेट्स से इन्होंने कार परचेज करी थी 1 जनवरी 2021 में। कितने की खरीदी थी कार? 10 लाख की ईएमआई पे खरीदी थी। कार की जो टोटल ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 10 लाख थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इन्होंने डिफॉल्ट किया और कंपनी ने, सेकेंड हैंड डीलर ने इनसे कार एक्वायर कर ली। एक्वायर कब करी, यानी रीपोजेशन कब हुआ? रीपोजेशन की जो डेट है वो मान लेते हैं वो हुआ 1 जनवरी 2022 को ले आया। अब लाते ही तो बिक नहीं गई, और बिकी जा करके सेकेंड हैंड डीलर ने वो सेल कर दी आगे। कब सेल करी सर? लेट्स से 1 मई 2022 को बेच दी। और बेची कितने की सर? मान लो बेटा उसने आगे बेच दी लेट्स से 8,90,000 की। 8,90,000 की कार सेकेंड हैंड डीलर ने आगे बेच दी, और हमसे एग्जाम में पूछ रहा है सर इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी। तो हम करेंगे क्या, हम बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। हमने कहा भाई हम ये जानते हैं कि सेकेंड हैंड डीलर के लिए, बाकी और भी लिखा होगा, मैंने आधा तो बोलता जा रहा हूँ, आधा लिखा, आप समझ रहे हैं ना एग्जाम्पल से लिखा होगा सेकेंड हैंड डीलर। ये सब सेकेंड हैंड डीलर के लिए हम इतना तो जानते हैं कि उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होती है वो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस होता है। सेल प्राइस तो हमको दिया है 8,90,000। परचेज प्राइस सर 10 लाख ले लो, नहीं, परचेज प्राइस सेकेंड हैंड डीलर के लिए चाहिए। परचेज प्राइस 10 लाख तो मिस्टर एक्स के लिए, तो सर सेकेंड हैंड डीलर के लिए निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, कैसे करेंगे सर? हमको जो जो हम पूछे बस उतना बताते जाना, बाकी मैं कर लूंगा। मिस्टर एक्स ने ये कार खरीदी कितने की थी? मिस्टर एक्स ने, डिफॉल्टिंग बोरोवर ने 10 लाख की। डिफॉल्टिंग बोरोवर ने कब खरीदी थी? 1 जनवरी 2021। हमें क्वार्टर गिनने। अब मेरे दिमाग में पहला डाउट ये आ रहा है कि हमें गिनने तो यहीं से, इसमें तो डाउट नहीं आ रहा 1 जनवरी 2021 वहां से गिनने, लेकिन कहां तक के गिनने? पहला डाउट आ रहा है कहां तक के, यानी 1 जनवरी 2022 तक के गिनूं कि 1 मई 2022 तक के गिनूं? 1 मई 2022 तक के। लॉ मेकर ने कहा है जब आपने बेची वहां तक के गिनेंगे, ना कि जब आपने रिपोजेस किया। ठीक है, तो 1 मई 2022 के। और बेटा क्या आप ये क्वार्टर गिन पाओगे? हर क्वार्टर 3 महीने का होता है, गिन पाओगे? तो गिन के बता दो, हम तो बैठे। क्वार्टर तो आप गिन ही लो, क्योंकि अगर क्वार्टर ही नहीं गिन पाएंगे आप तो काम हो नहीं पाएगा। फिर पार्ट ऑफ द क्वार्टर है तो उसको पूरा क्वार्टर मानते हैं। अगर पार्ट ऑफ द क्वार्टर आए, मतलब लेट्स से एक दिन भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो पूरा क्वार्टर काउंट हो जाता है। 6 कि 5 कि 4 कि 1 कि कुछ नहीं? चलिए 6 एक बार देख लेते हैं, जिनको नहीं आता समझा देते हैं। ठीक है, जनवरी 2021 से शुरू हुआ, तो अगर ऐसे समझें तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब वो एक क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून दूसरा, जुलाई का सितंबर तीसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा। अब जाके 2021 खत्म हुआ है, अब आगे 2022 में। 2022 के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में है, लेकिन अप्रैल मई जून इसमें आ रही है, पूरा क्वार्टर काउंट होगा। तो बिल्कुल ज्यादातर बच्चे सही बता रहे थे। कितने क्वार्टर हो गए? 6। और हर क्वार्टर का अगर 5% है तो 6 क्वार्टर का 30%, तो जरा 10 लाख का 30% निकाल के माइनस कर दो। 10 लाख का 30% निकालो और माइनस करके बताओ कितना बचता है। हमने पहले ही लिख दिया 7 लाख बचता है। ये 7 लाख परचेज प्राइस हो गया सेकेंड हैंड डीलर के लिए। अब सेकेंड हैंड डीलर अपनी वैल्यू सप्लाई कैसे निकालेगा? 8,90,000 की सेल प्राइस माइनस 7 लाख का परचेज प्राइस, यानी 1,90,000। इस पे जो भी जीएसटी का रेट है, मान लो कार है तो कार पे जितना जीएसटी लगता है 28 लगता है तो 28%, जो गुड्स है उस पे जो जीएसटी का रेट है उतना जीएसटी जमा कराना है। समझ में आ गई बात? पक्का? कोई दिक्कत, कोई डिफॉल्ट, कोई परेशानी आपको? क्वार्टर गिनना आप समझ गए हैं। जैसे सर अगर मान लीजिए सर बेटा 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 सर अगर ये मान लीजिए 1 जून होता तो कितने क्वार्टर होते? आप भी बता दो। तो भी 6 ही क्वार्टर होते? 6 ही होते। सर बेटा 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 सर अगर ये ऐसा होता सर, मान लो 5 जुलाई होता तो सर कितना होता? तो 7 क्वार्टर ले लेते फिर हम लोग। आप समझ गए? एक भी दिन अगर ज्यादा होगा तो एक क्वार्टर पूरा काउंट होगा। ओके सर, ओरिजिनल एग्जाम्पल क्या था हमारा? 1 मई, वो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और सर अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर से नहीं करता, खुद ही खरीद के लाके आगे बेच रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, जितने में खरीद रहा है वो परचेस प्राइस, जितने में आगे बेच रहा है सेकंड डीलर वो सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ, अब आपका कोई डाउट कहीं से आ रहा था? हाँ
हाँ ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए सर अगर थोड़ा सा और चेंज कर लें, जैसे अगर कार्ड इन्होंने जनवरी में ना खरीद के फरवरी में खरीदा होता तो क्या होता, तो क्वार्टर जो हम गिनते हैं वो तो ऐसे ही गिनते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, है ना, इस तरीके से। ठीक है, हाँ तो फिर इतने ही आते, तो भी इतने ही आते हैं, इसको ओरिजिनल कर देते हैं। ठीक, चलें आगे। और किसी का कोई डाउट? सर क्वार्टर के बाद अगर एक दिन भी ज्यादा है तो पूरा क्वार्टर मान लेंगे। बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्वार्टर के दिन बाद एक भी दिन अगर ज्यादा है तो पूरा उसको क्वार्टर मान लेंगे। ठीक है। और पूनम आपका डाउट यही था ना, टायर लिखा है कि क्या लिखा है, क्योंकि स्पेलिंग तो कुछ और लिखी है आपने, कुछ और डाउट हो तो एक बार भेज दीजिए। खैर, मैं चलूं आगे। तो भैया सेकेंड हैंड भी सीख गए, अब क्या सीखेंगे? अब तो बहुत आसान है। अब तो सर ये पढ़ भी चुके हैं हम लोग। अच्छा, वाउचर, हाँ सर पढ़ चुके ना। कहाँ पढ़ा था बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वाउचर की टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीखा था। या तो वाउचर आइडेंटिफाइबल होगा, पता है इससे क्या खरीद सकते हैं, या आइडेंटिफाइबल नहीं होगा। अगर आइडेंटिफाइबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई पड़ी थी जिस समय वाउचर इशू हुआ, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस समय वाउचर रिडीम होगा। वो तो टाइम ऑफ सप्लाई पड़ी थी। बट सवाल आती है किस वैल्यू पे जीएसटी निकलेगा? वाउचर की अपनी क्या वैल्यू है? वाउचर तो एक पेपर का टुकड़ा है, उसकी वैल्यू क्या है भाई? अगर उस वाउचर में लिखा है कि इस वाउचर से आप 1 लाख रुपए के गुड्स खरीद सकते हैं, तो उस वाउचर की वैल्यू 1 लाख, 1 लाख वैल्यू हो गई। अगर उस वाउचर से लिखा है 5,000 के गुड्स खरीद सकते हैं, 5,000। तो वाउचर की अपने आप में वैल्यू क्या है? वाउचर की वैल्यू भाई, वाउचर की भी तो पता होनी चाहिए ना, जीएसटी निकालना है तो वैल्यू तो चाहिए। वाउचर की वैल्यू अपने आप में कुछ नहीं होती। उस वाउचर के बदले में जितने रुपए के आप गुड्स खरीद सकते हैं, या अगर सर्विसेज ले सकते हैं तो जितने रुपए के आप सर्विसेज ले सकते हैं, वो उस वाउचर की वैल्यू है। पढ़ के देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ टोकन बोल लो, वाउचर बोल लो, कूपन बोल लो, स्टैंप बोल लो। ये स्टैंप, वो स्टैंप पेपर भी नहीं है, और वो स्टैंप भी नहीं है जो आप कहीं से एक जगह से चिट्ठी दूसरी जगह भेजते हैं। कभी आपने देखी वाली स्टैंप जो लोग थूक लगा के चिपका देते हैं? वो वाली स्टैंप भी नहीं है, पोस्टेज स्टैंप की बात नहीं हो रही। तो नॉर्मल स्टैंप जिसको वाउचर बोल रहे हैं, इज रिडीमेबल अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ शैल बी इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस, और बोथ रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन, वाउचर और कूपन और स्टैंप। ये जो थूक वाली बात बोली ना, इस पे भी एक हुआ था मालूम है। एक बंदा बहुत पहले, अब तो लोग कहाँ करते हैं सब, तो कुरियर का जमाना है, तो बहुत पहले केस हुआ था। केस मतलब केस नहीं हुआ था, एक बंदा ना ऐसे थूक लगा लगा के बहुत सारे कुरियर करता था, उसके पेट में कीड़े हो गए थे खूब सारे, क्योंकि वो स्टैंप रखी, अब पता नहीं कहाँ रखी रहती, उसके स्टैंप में क्या है दिखता तो है नहीं, कितने इन्फेक्शन, कितने वायरस, कितने बैक्टीरिया है। तो वैसे थूक लगा लगा के चिपका चिपका के बेचता था। ये हुआ था, फिर उसका ऑपरेशन हुआ था बहुत साल पहले। ऐसे ही न्यूज आई थी, हमें पेपर में पढ़ा था हमने, है ना, दैनिक जागरण में न्यूज आई थी बहुत साल पहले, हम छोटे थे। हमने अच्छा थूक नहीं लगाना चाहिए। तो समझने, आप तो जमाने बहुत चेंज हो गए हैं। खैर, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है। अच्छा सर, खत्म वैल्यू ऑफ सप्लाई। बस एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, लेकिन उससे पहले भी 1 मिनट रुको। एक रूल 31A बचा हुआ है ऊपर, पहले वो खत्म करते हैं ना, वो हम लोगों ने रोका था, खत्म करते हैं रूल 31A। बेसिकली आपने एक पिक्चर आई थी मालामाल वीकली, देखी क्या? वो एंथोनी सबको बता के गया होता है सब कुछ, देखी थी मालामाल वीकली? जिसने नहीं देखी, पिक्चरें चिरे भी नहीं देखते, थोड़ी देखो तो थोड़ी नॉलेज मिलेगी। थोड़ी ऐसी ऐसी पिक्चर देखो, मतलब अच्छी भी, कॉमेडी भी है। हाँ बहुत पुरानी पिक्चर है, देखिए। खैर उसका कोई लेना देना नहीं। लॉटरी वर्ड सुना है आपने? लॉटरी, अच्छा लॉटरी लीगल है कि इलीगल है? बहुत से स्टेट में आज भी लीगल है, बहुत से स्टेट में लॉटरी आज भी लीगल है। अपने यूपी में भी चलती थी आज से 25-27 साल पहले। ऐसा नहीं कि मैं इतना पुराना हूं, मेरी उम्र आपसे कमी निकलेगी, लेकिन नॉलेज रखता हूं थोड़ी बहुत। हाँ हाँ, 16-17 साल का हूं मैं। हाँ, तो तब चला करती थी। उसके बाद फिर यहाँ पे बैन हो गई थी, बहुत से बर्बाद हुए लॉटरी के चक्कर में। तो पहले लॉटरी के ना काउंटर लगा करते थे, समय होता था लॉटरी के तखत काउंटर लोग लगा करके बेचते थे, फिर उसका नंबर निकलता था। बहुत लोग बहुत खेलते थे लॉटरी अपना, और ज्यादातर वो तबका जो ज्यादा अमीर नहीं है वो खरीदता था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि यार रातों के रात अमीर बन जाए, तो रिक्शे वाला या, तो उसमें लॉटरी कंपनी ने बड़ा पैसा कमाया, फिर यहाँ बंद कर दी गई। लेकिन अभी भी केरला वगैरह या बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ लीगल है। तो गवर्नमेंट कह रही है हमें तो क्या चाहिए, जीएसटी। उस लॉटरी पे हमें क्या चाहिए, जीएसटी। अब साहब वो लॉटरी पे जीएसटी चाहिए तो उसके लिए वैल्यू पता होनी चाहिए। अब वैल्यू क्या है? तो वो लॉटरी जब बिकती है ना, तो उसकी एक तो होती है फेस वैल्यू, जैसे शेयर की होती है ना, एक तो होती है फेस वैल्यू, और एक होता है जो स्टेट गवर्नमेंट ने, नॉर्मली लॉटरी बेचने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, कि बेचनी कि नहीं बेचनी वो तुम समझो, तुम्हें अपने यहाँ बैन करनी कि क्या करना है।
तो जो स्टेट गवर्नमेंट एक होता है जो प्राइस नोटिफाई कर रखा है, प्राइस होता है नोटिफाइड प्राइस। हमारे जीएसटी के लिए सिंपली वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, फेस वैल्यू उस लॉटरी की या जितना स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइस नोटिफाई किया है, दोनों में जो ज्यादा होगा उसका इंटू 100/128 वैल्यू ऑफ सप्लाई है। सर फिर से बोलो, फिर से बोलते हैं। कभी भी अगर हमें लॉटरी की वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है तो हमें एग्जाम में वो फेस वैल्यू दे देगा और हमको वो प्राइस नोटिफाइड दे देगा। हम दोनों में पहले ढूंढेंगे जो चीज ज्यादा होगी और फिर क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और डिवाइड 128 से करेंगे। मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 128, तो इससे क्या आ जाएगा, जीएसटी? नहीं नहीं, जीएसटी नहीं आया, वैल्यू ऑफ सप्लाई आई। अगर जीएसटी निकालना हो तो उस पर 28% का रेट होता है लॉटरी पे, तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई का 28% करेंगे तो जीएसटी आ जाएगा। यानी लॉ मेकर ने ये बाद में जोड़ा, 31A पहले नहीं हुआ करता था रूल, जब जीएसटी आया बाद में भी, मतलब अब तो टाइम हो गया लेकिन बाद में जोड़ा गया था, तभी 31A नाम दिया गया। ठीक है, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और रेसिंग वगैरह, ऐसे में वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी वगैरह shall be deemed to be 100/120 of the face value of ticket or of the price as notified by the organizing state whichever is, यानी जितनी फेस वैल्यू है उस टिकट की, जितना उस टिकट में लिखा है या जितना प्राइस नोटिफाइड है, दोनों में जो हायर होगा उसकी 100/128 वैल्यू ऑफ सप्लाई है। याद रखिएगा 100/128 है। प्राइस नोटिफाइड मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अगर प्राइस बता रखा है कि फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कह रखा है उसका प्राइस नोटिफाइड है 12 रुपए, आपको तो एग्जाम में देगा। अगर मान लो आपको एग्जाम में जैसे सपोज करिए प्राइस नोटिफाइड नहीं देता, केवल फेस वैल्यू देता है, तो क्या करोगे? तो फेस वैल्यू का इंटू 100/128। अगर फेस वैल्यू नहीं देता, केवल प्राइस नोटिफाइड देता है, तो प्राइस, यानी आपसे लॉटरी के बारे में नहीं पूछेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लॉटरी, वैल्यूएशन ऑफ लॉटरी पूछेगा। समझ गए? तो वैल्यूएशन ऑफ लॉटरी केवल इतना ही है। ठीक है सर, अब वापस चलते हैं। सर ये रूल 33 प्योर एजेंट, ये क्या है सर प्योर एजेंट? चलो ध्यान से पहले मेरे को सुनो, ये प्योर एजेंट के बारे में सभी बच्चे, जितना भी दिमाग में कुछ चल रहा है उसको हटाओ, पहले मेरी बात को सुनो। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ये है क्या, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा अगर ये प्योर एजेंट क्या होता है। ऐसा नहीं कि वो गंगा जी में नहाया इसलिए प्योर है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, पहले भी सर्विस टैक्स में भी इवन हुआ करता था। तो क्या मतलब है प्योर एजेंट का, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाऊं तो इसमें एग्जाम्पल समझ सकते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए आपकी शादी है, ठीक है, मान लीजिए आयुष की शादी है। आयुष नाम आपका सही बोल रहा हूँ ना मैं, आयुष नाम है, हाँ। तो मान लीजिए आयुष की शादी है और ये शादी में फेरों में बैठे हैं, बढ़िया फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर कह रहा है भैया जी स्माइल, भैया जी स्माइल कर रहे हैं, फोटो खींच रहा है, नहीं था एक पिक्चर में भैया जी स्माइल, हाँ वैसे ही। और फेरों का टाइम होने वाला है, अचानक आयुष को याद आया कि यार लड़की वालों ने तो कहा था कि यार हमको 11 किलो मोतीचूर के लड्डू चाहिए तभी फेरे होंगे, लड़की वालों की ये शर्त थी। आयुष को अचानक से फेरे में बैठे थे, है ना, बस आधे ही घंटे में लड़की भी आने वाली थी, काम होने वाला था, फेरे होने वाले थे। आयुष को याद आया कि यार ये मोतीचूर के लड्डू तो ये खरीदना भूल गए। अब ये कह रहे हैं यार कि भी लड़की वाले आएंगे, वो दहेज मांगेंगे 11 किलो मोतीचूर के लड्डू, और इनके पास है नहीं, तो शादी हो नहीं पाएगी। अब ये बड़े परेशान, इन्होंने फोटोग्राफर को वाले को बुलाया कि 1 मिनट इधर आइए। मैंने कहा हाँ भैया जी। मैंने कहा यार मेरा एक काम कर दोगे? बताइए भैया जी। मैंने कहा एक काम कर दो, यहाँ चले जाओ बनारसी वाले के यहाँ, वहां से ना 11 किलो लड्डू ले आओ। उसने ठीक है भैया जी। इन्होंने कहा ले आओ, हम पैसे तुमको बाद में दे देंगे। अरे भैया जी आप घर के, आप तुमसे काम कराते रहते। वो गया अपनी फटफटिया में बैठ के और 11 किलो लड्डू ले आया। आयुष की जान में जान आई, शादी आदि हो गई। बाद में फोटोग्राफर ने अपना बिल बनाया, तो फोटोग्राफर ने अपना बिल बनाया तो उसमें तो एक चीज तो लिखी वैल्यू ऑफ फोटो, जितने वो फोटोग्राफी के ले रहा था वीडियो
और फोटो जो भी इनका तय हुआ था, लेट्स से 10,000 रुपए में इनका वो तय हुआ था वो, और एक वो लेगा पैसे लड्डू के। लड्डू भी तो लाया था, उसका काम लड्डू का नहीं था, वो तो उन्होंने इसने इनके व्यवहार में कर दिया। उसका काम काहे का था? फोटोग्राफी का। तो उसके एडिशन में वो लड्डू भी ले आया। अब वो लड्डू के चार्जेस लिखेगा। अब लेट्स से वो लड्डू लेकर के आया बनारसी से, और मान लेते हैं 5,000 रुपए के लड्डू लाया, तो लिखेगा वैल्यू ऑफ लड्डू 5,000। अब ऐसे में सवाल आता है कि जब वो जीएसटी लगाए तो वो किस पोर्शन पे जीएसटी लगाए? नहीं, मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। हाँ, मैं बोलूंगा। ऐसे में वो किस पोर्शन पे जीएसटी लगाए? तो लॉ मेकर कहते हैं साहब बड़ा सिंपल है सर, ऐसे में वो जो प्योर एजेंट है वो क्या करे, वो केवल अपनी फोटोग्राफी वाले जो चार्जेस है उस पे जीएसटी लगाए, लड्डू पे जीएसटी ना लगाए। हमने आपका नुकसान हो जाएगा सर, कैसी बातें कर रहे हो जीएसटी डिपार्टमेंट। कह रहे नहीं, हमारा नुकसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब लड्डू बनारसी वाले ने बेचे होंगे तो उस पर जीएसटी लगा दिया होगा। अब वो तब 5,000 के पड़े, अब 5,000 में फिर से जीएसटी लेना हमको शोभा नहीं देता। यानी जब वो अपना बिल बनाएगा तो वैसे लिखेगा वैल्यू ऑफ फोटो 10,000 रुपए, वैल्यू ऑफ लड्डू 5,000 रुपए, टोटल 15,000। लेकिन जीएसटी 15 पे नहीं लगाएगा, 10,000, यानी इस 15 में 5,000 माइनस कर देगा। हमने कहा ठीक। हमने कहा सर अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो वो ना लड्डू के पैसे 5,000 ना लेके 6,000 लेता, कि हम भी तो फोटोग्राफी छोड़ के गए थे अपनी फटफटिया स्टार्ट करके, पेट्रोल देख रहे हो कितना महंगा हो गया, और अपना कमीशन उसमें जोड़ देता, कितने लेता? 6,000, मतलब 5,000 से ज्यादा एक्चुअल कॉस्ट ना लेके ज्यादा लेता। तो लॉ मेकर कहते हैं ऐसे में वो प्योर एजेंट नहीं है, वो तो कमीशन भी उसने लिया है अपना। प्योर एजेंट तो वही बंदा होता है जो एक्चुअल जो चार्जेस है उतना ही लेता है। तो ऐसे में तो प्योर एजेंट नहीं है। हमने कहा ठीक है, फिर क्या करें? हमने 10,000 फोटो के 6,000 लड्डू, कह रहे ऐसे में पूरे 16,000 पे जीएसटी लगेगा। ऐसे में पूरे 11 नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, 16,000 पे जीएसटी लगेगा। हमने कहा अच्छा सर। हमने सर ये प्योर एजेंट होता कौन है, थोड़ा और रोशनी डालो। कह रहा प्योर एजेंट वो बंदा होता है जो अपना कोई काम कर तो रहा था और उसके इन एडिशन उसने कोई और काम कर दिया। अपना काम तो कर ही रहा था और उसके इन एडिशन अपना काम क्या कर रहा था, फोटोग्राफी, उसके इन एडिशन काम कर दिया। और उसने वो जो लड्डू खरीदे वो अपने लिए नहीं खरीदे, भैया जी के बिहाफ पे खरीदे, आयुष भैया के बिहाफ पे खरीदे। और वो लड्डू अपने यूज में नहीं लेके आ रहा है, यानी ऐसा नहीं कि डिब्बे से 4 लड्डू खा गया कि एक लाइन खाली, किसी को क्या पता चलेगी, उसको डायबिटीज है, अपने पर्सनल यूज में नहीं ला रहा है, यानी भैया जी के लिए ला रहा है, जितने पैसे उतने ही ले रहा है, अपने यूज में नहीं ला रहा है। ये सारी बातें पूरी होती तो वो बंदा प्योर एजेंट है। और अगर प्योर एजेंट है तो एज अ प्योर एजेंट उसने जितने रुपए की चीज आपको दी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर उसने एक्स्ट्रा आपसे चार्ज कर लिया, उसने कहा भैया जी तो बड़े भोले हैं, भाले भी हैं, भोले भाले, इनको 6,000 ले लें, भैया जी पैसे वाले, तो अगर उसने वैल्यू बढ़ा दी तो पूरे पे लगेगा। ठीक, अब आप पढ़ के देखिएगा, फिर भी अगर कोई डाउट वैसे बचना नहीं चाहिए। देखते हैं जरा क्या लिखा है रूल 33, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट, यानी अगर प्योर एजेंट की बात है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, जिसमें पहले ना नीचे देखो एक एक्सप्लेनेशन लिखी कि प्योर एजेंट कौन होता है, पहले वो पढ़ते हैं कि आखिर ये प्योर एजेंट कौन होता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन प्योर एजेंट का मतलब क्या, प्योर एजेंट मीन्स अ पर्सन हु, कौन, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, फोटोग्राफर ने एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट किया किसके साथ, विद द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन है, भैया जी, आयुष। सर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट मतलब जरूरी रिटन, जरूरी नहीं है कि रिटन, मे बी वर्बल भी चल जाएगा। तो एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू एक्ट, कैसे एक्ट करेगा, एज प्योर एजेंट, टू इंकर एक्सपेंडिचर, वो फोटोग्राफर वाला खर्चा करने जा रहा है, एक्सपेंडिचर या कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और वो, लेकिन एज अ प्योर एजेंट, यानी वो पैसा किससे लेगा, आयुष। दूसरा, सर मतलब प्योर एजेंट कौन है, जो सारी बातें पूरी कर रहा हूं, दूसरी बात, सारी बातें, दूसरी, प्योर एजेंट नाइदर इंटेंड टू होल्ड नॉर होल्ड एनी टाइटल टू द गुड्स, यानी वो ये नहीं करेगा फिर कि ये लड्डू तो मेरे हैं, वो लड्डू किसके हैं, भैया जी के। ना ही उसकी ऐसी इंटेंशन है टाइटल होल्ड करना, ना ही वो होल्ड करता है टाइटल, गुड्स या सर्विस और बोथ, जो भी सो प्रोक्योर्ड करके लाया ये सप्लाई कर रहा है एज अ प्योर एजेंट टू द रिसिपिएंट, खरीद के लाया और सप्लाई कर रहा है एज अ प्योर एजेंट टू द भैया जी। सी, वो लड्डू खुद भी नहीं खाएगा, सी पॉइंट,
does not use for his own interest such goods or services so procured. वो ये नहीं कहेगा कि हमसे शादी कर लो, मेरे पास लड्डू है, इनके पास नहीं है, ठीक है ना, और ना वो लड्डू खाएगा। शादी भी एक लड्डू है, जो खाए बसता है, जो ना खाए बसता है, आपने सुना होगा, ठीक है। एंड ये आपको एग्जाम्पल कहीं मिलेंगे नहीं, ये मेरी मनगढ़ंत बातें हैं। हाँ, मेरी बातें बड़ी अच्छी हैं, और सोचिए बातें सुनने के लिए कोई हमको पैसा भी दे रहा है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है कि नहीं। हाँ, चौथी बात, वो प्योर एजेंट कितना पैसा ले, कितना पैसा ले, जितना एक्चुअल हुआ, receive only the actual amount incurred to procure such goods or services in addition to the amount received for supply he provides on his own account। यानी जितनी वो सप्लाई ऑन हिज ओन अकाउंट दे रहा है, उसके अलावा उसने ये काम आपको किया। आई थिंक क्लियर हो गई आपको बात। अच्छा, तो अब अगर ऐसा होगा, यानी अगर प्योर एजेंट कौन होगा, जो एबीसीडी चारों पॉइंट पूरे करे, और अगर प्योर एजेंट होगा तो ऊपर क्या लिखा है, वापस ऊपर चलो, Rule 33, value of supply of services in case of pure agent, notwithstanding anything contained in the provision of this chapter। यानी पूरे चैप्टर को, पूरे आपके वैल्यूएशन को, रूल्स को, वैल्यूएशन के सेक्शन को ओवररूल कर रहा है ये रूल। तो क्या कह रहा है, कह रहा है ऊपर जो भी लिखा है सब भूल करके हमारे पास आ जाओ। हमने कहा क्या, द एक्सपेंडिचर या कॉस्ट इंकर्ड बाय अ सप्लायर एज ए प्योर एजेंट, सप्लायर ने जो खर्चा किया, यानी उस भैया, उस फोटोग्राफर ने जो खर्चा किया एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, भैया जी का प्योर एजेंट, शैल बी एक्सक्लूडेड, माइनस हो जाएगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, यानी टोटल वैल्यू में से लड्डू के पैसे माइनस हो जाएंगे। लेकिन तब जब ये तीनों की तीनों कंडीशन वो पूरी करेगा तो, पहली कंडीशन ध्यान से, द सप्लायर एक्ट एज अ pure agent of the recipient of supply when he makes the payment to that third party on authorization on by such recipient। यानी जब वो लड्डू खरीद रहा था तो भी ऐसा प्योर एजेंट की तरह काम कर रहा था, यानी उसके दिमाग में था कि ये लड्डू हम अपने लिए नहीं खरीद रहे, भैया जी के लिए खरीद रहे हैं, भैया जी की शादी हो जाए इसलिए खरीद रहे हैं। दूसरा, द पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई हैज बीन सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस इशूड बाय द प्योर एजेंट टू द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस। मतलब सर, मतलब अगर मान लो प्योर एजेंट ने बिल बनाया, टोटल वैल्यू 15,000, अलग अलग नहीं दिखाया कि इसमें कितना फोटो का कितना लड्डू का, तो पूरे पे जीएसटी लगेगा। तो पूरे पे ना लगे इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बनाओ कि तुम्हारी वैल्यू पे कितना था और लड्डू पे कितना था, ठीक है। द पेमेंट मेड बाय प्योर एजेंट शैल बी सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। तीसरा, द सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय द प्योर एजेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, प्योर एजेंट जो बनारसी से लड्डू खरीद के लाया ऐसा प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट, आर इन एडिशन टू द सप्लाई सप्लाईज ऑन हिज ओन अकाउंट। मतलब वो स्विगी जोमेटो वाला नहीं है कि उसका काम ही यही है जाके लड्डू लेके आना, आप समझे बात को। वो इन एडिशन टू हिज ओन अकाउंट, वो अपना काम करता है फोटोग्राफी, उसके अलावा उसने आपके लिए काम कर दिया। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब भी प्योर एजेंट की बात आए, अच्छा, और खास तौर पे न्यू सिलेबस वाले ये याद कर लेना कि प्योर एजेंट कौन होता है। अगर प्योर एजेंट कौन होता है ये पूछे तो ये ABCD बताने पड़ेंगी आपको, चारों बातें, जो चारों बातें पूरी करे। और प्योर एजेंट के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलती है पूछे तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बताना, ऊपर बताना पड़ेगा, एक्सक्लूड होता है लेकिन तब जब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों बातें पूरी हो। न्यू सिलेबस में रट लेना, ओल्ड सिलेबस में भी आ सकता है, बट ओल्ड सिलेबस में तो MCQ है, आप एक दो बार पढ़ लोगे और अगर आपने मेरी क्लास को सही से सुना है तो आप कर ले जाओगे। न्यू सिलेबस में लेकिन लिखने को आ गया तो फिर ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हो गया, बस छोटी सी एक चीज और बच रही है। क्या बच रहा है मैं आपको पहले समझा देता हूं, बहुत छोटा सा चीज है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं, कि किसी प्रोडक्ट पे वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वैल्यू है मान लो उस प्रोडक्ट की, और कितनी मान ले वैल्यू है, गुड्स है या सर्विस है कुछ भी, उसकी वैल्यू है 1,000 रुपए, लेट्स से 1,000 रुपए, और उस पे जीएसटी लगता है, मान लो मैंने देखा एक्ट में, तो उस पे मान लो जीएसटी लगता है कितना, मान लीजिए सर लेट्स से 5%, तो उस पे जीएसटी कितना लगेगा, 50 रुपए। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो हो गई 1050। सर ये तो बड़ा बच्चों का खेल है, ये तुमको पता ही है, इसमें क्या नहीं है, समझा रहा, हाँ समझाता हूँ। यानी टोटल इनवॉइस वैल्यू ये एक तरीके से आया इंक्लूडिंग जीएसटी मिला करके 1,050 रुपए हुआ। और कैसे बना, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो था, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,000 रुपए था, जीएसटी का रेट 5% था इसलिए 50 रुपए हुआ, और 1,050 आपका टोटल हुआ। अब मान लो आप एग्जाम में पहुंचे और एग्जाम में अगर वो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई दे देता है, सुनते जाना, और जीएसटी दे देता है और टोटल इनवॉइस वैल्यू पूछता है तो आप बता लोगे। लेकिन मान लो आप एग्जाम में पहुंचे और उसने आपके साथ कहा, आपसे कहा कि भैया सुनो,
हम आपको एग्जाम में टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी दे देते हैं और जीएसटी दे देते हैं और पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई आप बता दो, माइनस कर देंगे सर 1050 माइनस 50 1000। वेरी गुड, सब लोग यही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अगला अगला केस, मान लो वो एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है, अब जो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या क्वेश्चन देता है, जितना मैं ब्लू पेन से लिखूंगा केवल इतना डेटा देता है। वो कह रहा है सर टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी at the rate of 5% is equal to 1050. Calculate value of supply and GST। अगर ये दे देता 1050 और ये 50 था माइनस करके 1000 बता देते। अब उसने आपको रेट बता दिया, उसने कहा कि टोटल वैल्यू जीएसटी मिला के 1050 है और वो भी तब है जब जीएसटी उस पर कितना परसेंट जोड़ा गया है, 5%। तो आपको बताना है कि कितनी वैल्यू सप्लाई कितना जीएसटी। मैं आंसर भी बता दे रहा हूं आपको क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाया, आंसर बता दे रहा हूं। आंसर आएगा वैल्यू सप्लाई आएगी 1000 रुपए और जीएसटी आएगा 50 रुपए। बट सवाल आता है, अभी तो आंसर दिख रहा है, अभी तो फिगर हमारे सामने है, लेकिन आएगा कैसे ये आपको सोचना है। मतलब हमारे पास तो एग्जाम में केवल जितना ब्लू पेन से लिखा है इतना डेटा दिया, रेड पेन का डेटा थोड़ी ना दिया उसने कि ऐसे बनाए क्वेश्चन। तो ये अगर दिया हुआ है कि 1050 में जीएसटी ऑलरेडी 5% जुड़ा हुआ है तो कैसे निकलेगा भाई, क्योंकि 1050 का 5% जीएसटी नहीं है, जीएसटी तो रहा होगा जितनी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसका 5%, फिर 1050 आया। तो भैया कैसे करेंगे एग्जाम में, बताइए। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। नहीं कोई बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है? 1050 का 5% निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए, गलत हो जाएगा फिर उसमें, करके देखिए, फिर प्लस कर देना। आज ही देखिए आएगा, चेक करिए, एक बार चेक करिए, एक बार करके देखिए। जो आप कह रहे हैं ना वो करके देखने में कोई बड़ी थोड़ी ना, अगर आ जाए 1000 रुपए तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वो आएगा नहीं तो सर क्या। हाँ हाँ, तो उससे क्या आएगा, जीएसटी की वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ ठीक बता रहे हो। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, इधर देखिए सभी लोग, अपने को क्या करना है, जैसे अगर अपने को ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए और इसका सॉल्यूशन करना पड़े तो उसका सॉल्यूशन बड़ा आसान होता है। दो चीजें निकालनी, वैल्यू ऑफ सप्लाई और जीएसटी। अगर हमको इस पे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी पड़े तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करेंगे सर, हम टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी लेंगे, सुनते जाना, इनटू 100 करेंगे अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। 100 प्लस रेट कितना हुआ, 105 इस केस में, तो मेरा 1000 आ जाएगा। और कभी अगर से जीएसटी निकालना हो डायरेक्ट, तो अगर जीएसटी निकालना हो तो माइनस भी कर सकते हैं, 1050 माइनस 1000, या फिर अगर ऐसे निकालना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जीएसटी निकालना हो, टोटल वैल्यू आपको इंक्लूडिंग जीएसटी दी है 1050, वो इंटू 5 अपॉन, यानी इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो आपका 50 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए क्या किया सर, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट। जीएसटी निकालने के लिए क्या किया सर, जीएसटी निकालने के लिए क्या किया, इंटू रेट जीएसटी का अपॉन 100 प्लस रेट। ये बात कब कर रहे हैं, जब जो ऑलरेडी हमको फिगर दी है 1050 इसमें पहले से जीएसटी ऐड है। तो अगर जीएसटी ऐड नहीं होता, मान लो हमको एग्जाम में फिगर दी होती कि वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 रुपए है और जीएसटी का रेट है 5% और कहता है जीएसटी निकालो कितना होगा, तो भैया हम क्या करते हैं, हम केवल जीएसटी कैसे निकालते हैं, 1000 इंटू 5%, 5% मतलब 5 अपॉन 100 यानी 50 रुपए। तब हम थोड़ी ना ये करते कि अब 1000 इंटू 5 अपॉन 105, ये नहीं करते। ये एक तरीके से कुछ कुछ वैसा ही है कि जैसे पता नहीं छोटे में आपने पढ़ा हो कि जैसे मैनेजर का कमीशन निकाला जाता था, एक होता था आफ्टर चार्जिंग कमीशन, एक बिफोर चार्जिंग, है ना, अकाउंट्स में होता था, कुछ वैसा ही है ये। खैर, तो अगर कभी भी हमको जीएसटी जुड़ी हुई फिगर दी है तो हम ये कर सकते हैं, इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है आइए देख लेते हैं, छोटी सी बात है बिल्कुल, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। क्या करने वाले हैं सर, ऐसे केस में सर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, हम कैसे निकालें, और यह टैक्स अमाउंट कैसे निकालें। तो मैंने यहाँ दिखाया टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट मतलब क्या निकल रहा है, ये जीएसटी। तो क्या करिए, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ले लीजिए, जो हमारे एग्जाम्पल में था 1050, इंटू जीएसटी का रेट 5, डिवाइड करिए 100 प्लस जीएसटी, यानी 100 प्लस 5 डिवाइड करिए 105 से।
तो जब आप ये करेंगे तो आपका जीएसटी अपने आप आ जाएगा 1050 इंटू 5 अपॉन 105 यानी 50 रुपए। और सर अगर डायरेक्टली वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सर कैसे निकलेगी? दो तरीके से निकल सकती है। एक तरीका तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो कि 1050 जीएसटी मिला के था, माइनस 50 का जीएसटी अभी निकाला तो 1000 की वैल्यू है। या फिर अगर आप ऐसे ना निकालना चाहो तो कैसे निकाल लेना? वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए आप क्या करना, अगर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी हो तो यही लेना जो ऊपर फॉर्मूला है, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस इनटू, अब रेट ऑफ जीएसटी ना करना, इनटू रेट ऑफ जीएसटी की जगह क्या करना, जब वैल्यू ही निकालनी हो तो इनटू 100 करना, और डिवाइड किससे करना? 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी से, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। यानी सर जब इनटू 100 करेंगे तो वैल्यू आएगी और इनटू रेट करेंगे तो जीएसटी आएगा, और डिवाइड बाई 100 प्लस जीएसटी तो होना ही है। और ये कब होना है? जब आपको जो वैल्यू दी है वो जीएसटी जोड़ के दी है, और आपसे जीएसटी पूछ रहा है तो इनटू रेट करना अपॉन 100 प्लस रेट, वैल्यू पूछ रहा है तो इनटू वैल्यू अपॉन 100 प्लस रेट, दोनों पूछ रहा है तो दोनों कर लेना। सर अगर फोटोग्राफी वाला पैसे देकर, अगर उसको भैया जी पैसे दे के बेचते, अच्छा ये कह रही हैं अगर आयुष उसको पैसे दे के बेचता, ये लो जाओ 5000 रुपये जाके बनारसी जल्दी से 5000 के लड्डू ले आओ, और वो लड्डू लाके इनको दे देता और बिल में अलग से नहीं दिखाता, तो हमको भी पता नहीं चल पाता, लॉ मेकर को भी क्या ही पता चलता कुछ भी क्या हुआ। ऐसे में बनारसी वाला खुद ही जीएसटी लगाता, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादातर केसेस में तो सामने वाला बताएगा ही नहीं, लेकिन जहाँ पे वो बता रहा है या कुछ भी इस तरीके का केस है वहां पे ये काम होगा। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर ये नहीं समझ में आया प्योर एजेंट का तो एक और है मेरे पास, टाइम है मेरे पास, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो है ना, उतना ही समझाना चाहिए जितना आप समझ पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको अपने घर में कोई काम कराना है, आपको ना लेट्स से एसी इंस्टॉल कराना था, अब कैसे एसी था, एसी इंस्टॉल कराना था, और आपने एसी इंस्टॉल करने वाले को बुलाया, आपने पूछा कितने रुपए लोगे, उसने कहा सर हम 1000 रुपए आपसे लेंगे। कितने रुपए लेंगे? 1000 रुपए। आपने कहा ठीक है भैया हम 1000 रुपए आपको देंगे, एसी इंस्टॉल कर दो। वो एसी इंस्टॉल कर रहा है ना, साथ साथ में आपने कहा भैया ये हमारा एक पंखा खराब हो गया, पंखा खरीद के लाके लगा दोगे? तो पंखा गया मार्केट से, पंखा खरीद लाया और पंखा लगा दिया। अब दो बातें होंगी, या तो पंखे की जितनी कॉस्ट है उतनी आपसे ले रहा है, या एक्स्ट्रा ले रहा है। अगर एक्स्ट्रा ले रहा है तो फिर प्योर एजेंट नहीं है, और उतनी ही ले रहा है कि ये लीजिए सर 1000 का पंखा है लीजिए, तो 1000 का पंखा तो वो फिर उस पर जीएसटी का कोई मतलब नहीं। क्लियर है? चलो लड्डू वाला एग्जाम्पल लेकिन आप जल्दी भूलेंगे नहीं, वो इसलिए बढ़िया है। चलिए थैंक यू सो मच।